तो एक क्वेश्चन और देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास का, और अगर वो अच्छा लगेगा तो एक और देखेंगे, और अगर वो भी अच्छा लगा तो एक और देखेंगे। तो इस तरह से देखते रहेंगे। खैर, फिलहाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ ये तुम्हारी एनसीईआरटी का है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो लिखो लिखो इन अ रिएक्शन, क्वेश्चन डाल दो। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम, बोर्ड पे लिखा हुआ है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये भी खुद से लिखो तो बहुत अच्छी बात है। रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, reacted with 6 gram of ethanoic acid, 6 gram of ethanoic acid, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो फुल स्टॉप के बाद द प्रोडक्ट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 0.9 ग्राम, बोर्ड पे लिखा हुआ है 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम and 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट NOATE, ये स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं जो वहां पर दिख नहीं पा रही है प्रॉपर तरीके से। NOATE, इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, फुल स्टॉप। अब लिखो शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन satisfy the law of conservation of mass. Show that this observation satisfied law of conservation of mass. Law of conservation of mass, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन समझाता हूं क्योंकि तुमने देखा कि क्वेश्चन बड़ा है ना, और ध्यान रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्वेश्चंस बड़े ही होते हैं लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान होता है इनका। देखो बहुत ही सिंपल है,
अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना और मेरी बातों को सुनना और बोर्ड पर देखना, ठीक है। मैं स्टार्टिंग का पार्ट एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, अपने क्वेश्चन पर गौर करो। देखो, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, देखो वर्ड पे, अब सोडियम कार्बोनेट मेरे पास कितना ग्राम था, 5.3 ग्राम था। तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट कितने ग्राम था, 5.3 ग्राम, ठीक है। रिएक्शन में रिएक्टेड विद, रिएक्टेड का मतलब होता है कि हमने सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ मिलाया है, हमने सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करवाया है, हमने सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ ऐड करा है। ध्यान से सुनो, किसके साथ मिलाया है, किसके साथ रिएक्ट करा है, किसके साथ ऐड करा है, एक ही बात है। देखो फिर से बोर्ड पे, तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट कितना था, 5.3 ग्राम। तुमने ये 5.3 ग्राम किसके साथ मिलाया है, किसके साथ रिएक्ट करा है, इथेनोइक एसिड के साथ। जरा अपने क्वेश्चन पे देखो, अब अपने क्वेश्चन में देखो, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। पता है मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं इन बातों पर, मैं क्वेश्चन को इतने अच्छे से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आते ही सॉल्यूशन हो गया। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सॉल्यूशन हो गया, समझो। देखो, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना, तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम था। तुमने रिएक्ट करा है इसको 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ। बोर्ड पे देखो, 5.3 ग्राम तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट था। तुमने 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ क्या करा है, रिएक्ट करा है। क्या करा है, ऐड करा है। क्या करा है, मिलाया है। मुझे बताओ, जब दोनों को ऐड करा है, दोनों को मिलाया है, तो मैंने बताया था इधर वाली चीज, देखो बोर्ड पे, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट को इथेनोइक एसिड के साथ ऐड करा, सोडियम कार्बोनेट को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करा, सोडियम कार्बोनेट को इथेनोइक एसिड के साथ मिलाया। समझ रहे हो ना, बताओ, ऐसी तो लिखूंगा। अब देखते हैं बना क्या है। एरो आएगा ना, अब मैंने तुम्हें बताया था एरो से पहले वो पार्ट होता है जिसको हम क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, जिसको हम जर्नली क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो देखो, इन दोनों को मिलाया, मिलाने का काम खत्म ना, फुल स्टॉप आ गया, मिलाने का काम खत्म। अब देखते हैं मिलाने के बाद बना क्या क्या, मिलाने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट का मतलब होता है इधर वाला हिस्सा, ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में, इधर वाला हिस्सा क्या होता है, रिएक्टेंट, और एरो के उधर वाला हिस्सा क्या होता है, प्रोडक्ट। एरो के इधर वाला हिस्सा जिनको तुम आपस में क्या करवाते हो, रिएक्ट, तो दैट इज वाई दे आर नोन एज रिएक्टेंट, है ना। और जो रिजल्ट तुम्हें मिला है, जो रिएक्ट करने के बाद मिला है, वो चीज क्या होती है, प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट क्या क्या मिला है। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ CO2। तो देखो बोर्ड पे, जब तुमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया ना, तो रिएक्ट करने के बाद तुम्हें क्या क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली 2.2 ग्राम, वाटर मिला 0.9 ग्राम, सोडियम इथेनोएट मिले 8.2 ग्राम। अब तुम सोच रहे होंगे यार ये क्या चीज आ रही है, नहीं नहीं, ये इथेनोइक एसिड क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये सोडियम इथेनोएट क्या होता है। तो भैया सीधी बात है, अभी जो चल रहा है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस पर ध्यान दो, वजह इसके कि इन केमिकल पर रिसर्च करो, ठीक है। इन केमिकल को भी समझा दूंगा, लेकिन जब सही समय आएगा तब। ये सारी बातें हमें 10th क्लास में पढ़ने को मिलती हैं, रिएक्शन भी वहां पर पढ़ने को मिलती है। वहां के चैप्टर 1 का नाम ही यही है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सारी चीजें हैं
लेकिन अभी जिस चीज की ज्यादा जरूरत है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उस पर ध्यान दो, है ना, वो फोकस करो। तो मुझे बताओ इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद एक तो मिली CO2, तो देखो रिएक्ट करने के बाद मैंने क्या लिख दिया CO2, एक क्या मिली वाटर, मैंने क्या लिख दिया वाटर, एक क्या मिला सोडियम इथेनोएट, ठीक है, मैंने लिख दिया Se। समझ रहे हो ना? मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन तुम्हें समझ में आई? बोर्ड पे देखो, तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट था, तुम्हारे पास इथेनोइक एसिड था, तुम्हारे पास एक कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट था, एक कंटेनर में सोडियम इथेनोइक एसिड था, ठीक है। तुमने दोनों कंटेनर को मिला दिया आपस में, तुमने दोनों कंटेनर को आपस में मिला दिया, घोल दिया। घोलने के बाद क्या क्या बना? CO2 निकली, पानी निकला और सोडियम इथेनोएट निकली। रिएक्शन समझ में आ गई ना? अब यहां से सॉल्यूशन लिखना है। ये जो मैंने रिएक्शन लिखाई थी ना पहले से ही, इस रिएक्शन को अपने सॉल्यूशन में लिख लो। बस फर्क इतना है, तुम लोग Sc मत लिखना, तुम सोडियम कार्बोनेट लिखना, तुम लोग Ea मत लिखना, तुम लोग इथेनोइक एसिड लिखना। हाँ, CO2 को CO2 रहने देना, वाटर को वाटर रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, और Se को सोडियम इथेनोएट कर लेना। समझ जाना है ना? मतलब जो जो चीजें मैंने शॉर्ट में लिखी है ना, वो चीजें तुम्हें शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, वो चीजें तुम्हें जरा सी भी शॉर्ट में नहीं लिखनी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, एक बार रिएक्शन तुमने बना ली ना, रिएक्शन बनाना बहुत आसान है। एरो से इधर का पार्ट और एरो से उधर का पार्ट सोचना होता है बस, है ना। मतलब तुम्हें एक तो रिएक्टेंट सोचना होता है और एक प्रोडक्ट सोचना होता है। और मैंने बताया था जितना मास रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही मास कहां पर होना चाहिए? प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिंपल सी बात कहता है, मास ना तो कभी किसी रिएक्शन में क्रिएट किया जाता है और ना ही कभी किसी रिएक्शन में डिस्ट्रॉयड किया जाता है, वो जितना होता है उतना ही रहता है। अब जरा देखते हैं, मुझे बताओ सोडियम कार्बोनेट कितना बता रखा है बोर्ड पे? देखो सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम डाल दो, प्लस इथेनोइक एसिड कितना बता रखा है? देखो बोर्ड पे 6 ग्राम डाल दो। ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। देखो CO2 मैंने तो रब कर दिया बोर्ड पे, लेकिन क्वेश्चन तो है तुम्हारे पास, क्वेश्चन में देखकर बताओ CO2 कितनी ग्राम थी भाई? 2.2 ग्राम। वाटर देखकर बताओ भाई कितने ग्राम था? 0.9 ग्राम। सोडियम इथेनोइट देखकर बताओ भाई कितना ग्राम था? 8.2 ग्राम। चेक करते हैं क्या इन तीनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन बराबर है या नहीं है। पहले मैं तुम्हें रफ में इधर करके दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखो, जिसको एडिशन करना आता है वो भी देखो और जिसको एडिशन नहीं करना आता है वो भी देखो, ठीक है। देखो जब भी पॉइंट वाले ऐड करते हैं ना, देखो पॉइंट वाले कैसे ऐड करते हैं, हमेशा ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा करो। हालांकि तुम्हें ये बात बताने लायक है नहीं, तुम लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार फिर भी सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि सभी को क्लियर हो जाए। जब भी पॉइंट वालों को ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो 9 और 2 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 8 और 3 11, तो इधर तो आ रहा है 11.3 ग्राम। प्रोडक्ट का मास कितना आ रहा है? 11.3 ग्राम। अब इधर देखते हैं, तो देखो इधर मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो मैं 5.3 में, तुम सोच रहे होंगे भैया मैंने बताया था पॉइंट वालों के नीचे पॉइंट रखते हैं, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, बिल्कुल ठीक बताया था, लेकिन 6 में तो पॉइंट नहीं है, 6 में तो पॉइंट नहीं है। कोई बात नहीं, ध्यान रखना जिसके अंदर पॉइंट नहीं होता है ना उसमें पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। जिसके अंदर दुनिया की कोई सी भी डिजिट जिसके अंदर पॉइंट नहीं है उसमें तुम पॉइंट लगा के 0
लगा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। कोई अगर रोक कर दिखाए तो मुझे बताओ, ठीक है। लगा दो। अब तो बन गया ना पॉइंट वाला, करो ऐड। बन गया तो फिर अब मुझे बताओ, 3 और 0 3, 6 और 5 11। मुझे बताओ क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर आया? मुझे बताओ, देखो वोट पे कितनी लाइनों में आंसर खत्म हो गया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बस 3 लाइनों का आंसर। लेकिन क्या बननी चाहिए तुम्हारी? रिएक्शन। अगर तुमसे रिएक्शन नहीं बन पा रही है तो फिर गड़बड़ है। और टेंशन मत लो, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन करने की देर है बस। 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा और तुम्हें वो रिएक्शन बनाना झट से आ जाएगा, झट से। तुम कहोगे भैया अब तो हमें रिएक्शन बनाना आ गया है, और ये तो हमारे लिए क्या बन चुकी है? मजाक। ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया है ना। अब लास्ट में ना एक लाइन लिख देना, लिखो हैंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड। हैंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज satisfied. Hence, law of conservation of mass is satisfied. अब जरूरत है अगला लॉ पढ़ने की। तुम्हें याद है दूसरे लॉ का नाम मैंने पहले ही बता रखा है, लॉ ऑफ डेफिनेट। देखो मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया था ना। डाल दो अगला लॉ। नंबर डालना चाहते हो नंबर डाल दो, और अगर हेडिंग बनाना चाहते हो तो हेडिंग बना दो। तो अगला हेडिंग डालो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसको ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कभी तुम सोचो कि मैंने कांस्टेंट पढ़ाया है और पेपर में आ गया फिक्स्ड, तो कैसे करें? तो ऐसे करना, ठीक है। अब तो मैं रब कर दो ना बाकी के 3 नाम, बाकी के 2 नाम मतलब, ठीक है। तो देखो इस लो पर आने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातों को बताऊंगा। देखो वाटर सुना है? सुना होगा भाई, मैं भी कैसी बच्चों वाली बातें पूछ रहा हूँ। वाटर तो सुना होगा। बिना वाटर के यहां तक थोड़ी ना पहुंच सकते हो तुम। बिना पानी के तो हम नहीं रह सकते। तो वाटर तो तुमने सुना है, इसका सिंबल नहीं सुना होगा शायद। जिन्होंने सुना है अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अब पता चल जाएगा। देखो क्या होता है भाई, H2O। बहुत ही बढ़िया, कितनी बड़ी चीज तुमने मुझे आज बता दी। H2O है ना, वरना मैं सोचता था P2S। मैं ये सोचता था कि वाटर ये होता है। बताओ अगर मैं ये सोचता था कि वाटर ये होता है P2S, तो मैं गलत सोचता था या सही सोचता था? मैंने मजाक में ही नहीं दिया है, ये सीरियसली पूछ रहा हूं मैं। अगर मुझे ऐसा लगता था कि वाटर का सिंबल ये होता है, मतलब वाटर ऐसे होता है, ठीक है, तो क्या मैं गलत सोचता था? बिल्कुल भाई गलत सोचते थे, हम गलत सोचते थे। इसका मतलब ये हुआ ये तो नहीं होता है वाटर। वाटर क्या होता है? ये होता है। वाटर ये होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तुम्हें मालूम है। मैं सोचता था वाटर ये होता है। क्या ये होता है वाटर? नहीं भाई, ये भी वाटर नहीं होता। वाटर क्या होता है? वाटर ये होता है। फिर से ठीक, मैं सोचता था ये होता है वाटर, H3O। क्या ये होता है वाटर? नहीं भाई, ये वाटर नहीं होता। वाटर ये होता है। मुझे बताओ
वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही चाहिए। क्या बिना हाइड्रोजन के बना पाओगे वाटर? नहीं। क्या बिना ऑक्सीजन के बना पाओगे वाटर? नहीं। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से वाटर बनेगा? नहीं। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होने से ही वाटर बनेगा? नहीं। क्यों? देखो, हाइड्रोजन के दो, ये तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो नीचे लिखी हुई होती है ना छोटी सी चीज, वैसे तो जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो तुम्हें मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर के बारे में, एटम्स के बारे में, लेकिन उससे पहले ना मेरी कुछ बातों को सुन लो। ये जो नीचे लिखी हुई होती है ना ये छोटी सी चीज, ये चीज होती है एटम। क्या होती है? एटम। अब तुम सोच रहे होंगे ये एटम क्या चीज है। अभी मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताता हूं। एटम कहने का मतलब किसी भी चीज का एक सबसे छोटा टुकड़ा। हाइड्रोजन का एक सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है? एटम होता है। और सिर्फ हाइड्रोजन का ही नहीं, दुनिया की कोई सी भी चीज का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? एटम। शायद मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बता दिया था एटम्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली चीज होती है ना, ये होते हैं एटम्स। मतलब हाइड्रोजन के कितने टुकड़े? दो टुकड़े। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है? दो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन के कितने टुकड़े? दो टुकड़े। ऑक्सीजन के बताओ भाई, मुझे बताओ। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, और जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो क्या लिखा हुआ होता है वहां पर? वन लिखा हुआ होता है भाई। हाइड्रोजन के नीचे दो लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम। ऑक्सीजन के नीचे एक लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम। मुझे बताओ, तुमने हाइड्रोजन के तीन ले लिए, ऑक्सीजन का एक ले लिया, क्या वाटर तैयार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा है कि जब भी वाटर बनाना है तो वाटर के दो एटम चाहिए, तो दो ही चाहिए। ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए तो एक ही चाहिए। ऐसा करने पर वाटर नहीं बनने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर कोई कंपाउंड किसी एटम से बनाया जाता है तो उसी से ही बनाया जाएगा। वाटर को तैयार करने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या हाइड्रोजन और कार्बन की हेल्प से वाटर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मतलब जो एटम से बनेगा उसी सेम एटम से तुम वो कंपाउंड बना सकते हो। बिना उस अमाउंट के, बिना उस एटम के तुम वो कंपाउंड नहीं बना सकते। दूसरी चीज, जितने एटम चाहिए उतने ही होने चाहिए। देखो, हाइड्रोजन के दो चाहिए तो दो ही होने चाहिए, तीन से कोई फायदा नहीं है। ऑक्सीजन का एक चाहिए तो ऑक्सीजन का एक ही होना चाहिए, 10 से या एक से कम से फायदा नहीं है, ठीक है। तो सेम एटम, देखो, सेम एटम का होना बहुत जरूरी है। सेम एटम का होना बहुत जरूरी है, और उसी अमाउंट में होना बहुत जरूरी है जिस अमाउंट में होता है। अब मैं तुम्हें मास की बताता हूं रेशियो। अभी तो मैं तुम्हें एटम के हिसाब से बता रहा था। अब तुम्हें बात पता चल गई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से क्या तैयार हो जाता है? वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से क्या तैयार हो जाता है? वाटर। लेकिन कब? जब तुमने हाइड्रोजन के कितने एटम यूज कर रखे हैं? दो। और ऑक्सीजन के कितने एटम यूज कर रखे हैं? एक। हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। नहीं यकीन आ रहा? ये लो, ये देखो, अब ये भी बताया था ना भाई, भूल गए क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, वाटर किससे तैयार होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। ये तो हो गए इनके एटम्स। बताओ, ये एटम ही तो लिख रखे हैं मैंने आगे। ये दो और एक क्या लिखे हैं? एटम ही तो लिखे हैं। ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन के दो एटम। अब मैं बता रहा हूं इनका मास। अब मैं बता रहा हूं इनका मास। देखो, हाइड्रोजन का मास तुम्हें मालूम नहीं है शायद। हाइड्रोजन का मास होता है 1। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं।
हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक के अंदर तुम्हारी एक टेबल बनी हुई है एटॉमिक मास, बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है एटॉमिक मास। खैर कोई बात नहीं, बुक हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास है खोल लो, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। मुझे बताओ अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और एटम है 2, तो एक एटम का एक एटॉमिक मास, तो 2 एटम का कितना एटॉमिक मास 2। 10 एटम का कितना एटॉमिक मास 10। 15 एटम का कितना एटॉमिक मास 15, है ना। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है और 2 एटम का एटॉमिक मास होता है 2 ग्राम। ग्राम में लिखते हैं इसको, किस में लिखते हैं ग्राम में। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो जिनके पास बुक है वो तो देख लेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 ग्राम, ठीक है। और एक एटम का कितना होता है 16 ही होता है, 16 ग्राम। कट सकता है ना भाई, जब भी कटे जरूर काटो। देखो ये कट रहा है, 2 से 16 गया 1:8, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज। मुझे बताओ हाइड्रोजन का 1 ग्राम मिलाना पड़ेगा तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम मिलाना पड़ेगा 8 ग्राम। इस रेशियो से तुम्हें कुछ बातें समझ में आ रही हैं? देखो इधर बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं अभी। अगर तुम्हें वाटर तैयार करना है तो तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना पड़ेगा, और किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा 1:8। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन तुम्हें 1 ग्राम मिलानी है तो ऑक्सीजन कितने ग्राम मिलानी पड़ेगी 8 ग्राम। समझ रहे हो ना। ये रेशियो मैंने कैसे बनाई, समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम मुझे बताओ इस रेशियो का मतलब क्या है। इस रेशियो का यही तो मतलब है कि अगर तुमने हाइड्रोजन 1 ग्राम मिलाई है तो ऑक्सीजन कितनी मिलानी पड़ेगी 8 ग्राम। अब मुझे बताओ अगर तुम हाइड्रोजन 3 ग्राम मिलाते हो, देखो बोर्ड पे, अगर तुम हाइड्रोजन 3 ग्राम मिलाते हो तो मुझे बताओ हाइड्रोजन 1 ग्राम थी तो ऑक्सीजन कितनी चल रही थी 8 ग्राम। हाइड्रोजन 3 ग्राम हो गई, कितने गुना हो गई 3 गुना ना, तो ऑक्सीजन भी कितने गुना हो जाएगी 3 गुना। बताओ 8 का 3 गुना कितने ग्राम हो जाएगी 24 ग्राम। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है कि वाटर के अंदर अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम ली जाए, वाटर के अंदर अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम ली जाए तो कितनी ऑक्सीजन ली जाएगी, कितनी ऑक्सीजन ली जाएगी भाई 24 ग्राम। मुझे बताओ क्या प्रोपोर्शन बदल गया? नहीं, प्रोपोर्शन नहीं बदला। देखो काट सकते हो तुम, बताओ 3 से कट रहा है ना, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। बताओ प्रोपोर्शन फिर से क्या निकल आया, क्या फिर से वही प्रोपोर्शन आया या नहीं आया? 1:8 आ गया। क्या फिर से वही प्रोपोर्शन आया या नहीं आया? आया ना 1:8। देखो फिर से मैंने तुमसे कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 ग्राम ली है, मुझे बताओ 1 का 4 हो गया, कितने गुना हो गया 4 गुना। तो ऑक्सीजन का भी कितना गुना हो जाएगा 32, है ना, 4 गुना हो गया भाई उसका भी। मुझे बताओ क्या प्रोपोर्शन बदल गया? नहीं, देखो अभी भी नहीं बदला। कट सकता है ना, काट दो 1:8। मुझे बताओ क्या हर बार प्रोपोर्शन सेम चल रहा है? बिल्कुल। जितना मास हाइड्रोजन का एक बार सेट कर दिया गया 1 ग्राम, जिंदगी भर उतना ही रहेगा। इसीलिए इसीलिए इस लॉ का क्या नाम है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। समझ रहे हो ना, फिक्स्ड, बदलने नहीं वाला। हाइड्रोजन 1 ग्राम लेनी है तो मरते दम तक तुम्हें वाटर बनाने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी? 1 ग्राम ही लेनी पड़ेगी। हाइड्रोजन की 1 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 8 ग्राम ही चलेगा। हाइड्रोजन की 3 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 24 ग्राम ही चलेगा। हाइड्रोजन की 4 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 32 ग्राम ही चलेगा। क्यों? ताकि वो प्रोपोर्शन कितना बना रहे 1:8। वो प्रोपोर्शन हमेशा कैसा बना रहे 1:8। और इसीलिए यही बात कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो ये कहता है
कि अगर कोई कंपाउंड जिस रेशियो में एक बार सेट कर दिया गया केमिकली, वो प्रोपोर्शन फिक्स होता है जिंदगी भर के लिए। जब भी वो कंपाउंड बनाया जाएगा उसका वो प्रोपोर्शन हमेशा कैसा पाया जाएगा, फिक्स, वो नहीं बदलने वाला। और जब कोई चीज बदलती नहीं है तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब अगर कोई कंपाउंड बनाना है तो उस कंपाउंड को बनाने का जो प्रोपोर्शन है, दिस प्रोपोर्शन मस्ट बी सेम, वो प्रोपोर्शन हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। उस प्रोपोर्शन को तुम कभी भी नहीं बदल सकते हो केमिकली।